नमस्कार, मैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार आज आपके समक्ष इतिहास प्रतिष्ठा के सेमेस्टर 6 के डीएसी पेपर में टाइपिंग विद्रोह पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। चीन में 19वीं शताब्दी के मध्य में यह विद्रोह विश्व के सबसे बड़े किसान विद्रोहों में से एक माना जाता है। इस विद्रोह में लगभग 2 करोड़ लोग शहीद हुए थे, जबकि इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास थी। यह संख्या अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त है कि विद्रोह का स्वरूप क्या रहा होगा। इस विद्रोह को 2 युगों के मध्य का संक्रमण काल का विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ यह पारंपरिक चीनी इतिहास के महान किसान विद्रोहों की श्रृंखला में अंतिम था, तो दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी विचारधारा आधारित क्रांतिकारी आंदोलनों का अग्रदूत भी था। खासकर जिया चेसवो के अनुसार टाइपिंग विद्रोह की 3 विशेषताएं थी। पहला, राष्ट्रीय विद्रोह। इसके विद्रोहियों ने मांचू शासकों का विरोध करते हुए उन्हें विदेशी और बर्बर कहा। दूसरा, धार्मिक विद्रोह, क्योंकि इसने चीन के सबसे प्रसिद्ध कन्फ्यूशियस पंथ पर जबरदस्त प्रहार किया, साथ ही जनप्रिय चीनी पंथों को अपने साथ मिलाकर ईसाई धर्म का चीनीकरण भी किया। तीसरे स्तर पर इसने सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया, क्योंकि इसने कृषि आधारित संबंधों को बदलने का कार्यक्रम दिया, जिससे सामंतवादी व्यवस्था हिल गई। और इस आंदोलन ने महिला स्वतंत्रता और समानता का भी समर्थन किया था। यह आंदोलन महिलाओं के लोटस फीट का विरोध करता था और उसे रोकने का प्रयास किया। उसने लोटस फीट के अंतर्गत चीन में महिलाओं को सुंदर दिखाने के लिए उनके पैर छोटे रखे जाते थे। महिला के पैर छोटे रहें, इसलिए बचपन में उसे लोहे की जूती पहना दी जाती थी। यह असामान्य और अमानवीय प्रथा 11वीं सदी से ही लगातार चीन में प्रचलन में थी। वास्तव में इस विद्रोह के पहले से ही दक्षिण चीन में मांचू विरोधी भावनाएं मौजूद थीं। यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ नहीं था। हम अफीम विद्रोह में भी देख चुके हैं कि इस क्षेत्र पर मांचू शासकों का पकड़ बहुत कमजोर था। यह एक नया बसा हुआ मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र था, जहां पुराने और नए लोग एक साथ रहते थे। इस कारण सामाजिक मनमुटाव, हथियारबंद टोली और तेंती हुई जैसे गुप्त संगठन पहले से मौजूद थे। यहाँ के मूल निवासी पेंती थे, जबकि 12वीं-13वीं शताब्दी में हक्का समूह यहाँ आकर बसा। लेकिन हक्काओं ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखी, इसलिए अलगाव बोध भी बना रहा। टाइपिंग विद्रोह का प्रवर्तक हंग शुचियान भी हक्का समूह का था। ये झारखंड की जैसी ही स्थिति है, क्योंकि झारखंड में भी जब अलग झारखंड की मांग उठी थी, तो सबसे महत्वपूर्ण मांग यही थी कि यहाँ के स्थानीय आदिवासी और जो बाहर से आने वाले लोग थे, उन दोनों की संस्कृति अलग अलग थी। और स्थानीय आदिवासी समुदाय जहां इस बात से असंतुष्ट था कि उसे इस प्रदेश के आय का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है, वहीं उसकी दूसरी नाराजगी बाहर से आने वालों के प्रति थी कि वे उसके मौके को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक उसी तरह यहाँ भी पेंती और हक्काओं के बीच में अलगावबोध रहा। दूसरी तरफ अफीम युद्ध और नानकिंग संधि के बाद व्यापार का नया केंद्र संघाई बन गया, जिससे बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। अफीम की तस्करी बंद होने के बाद जो स्थानीय तस्कर बेरोजगार हुए, उन्होंने समुद्र में डकैती डालने का काम शुरू किया। लेकिन ब्रिटिश नौसेना ने डकैती भी बंद करवा दी। नानकिंग संधि ने स्वदेशी दस्तकारी उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला। इसी तरह हर्जाना अदा करने के लिए चिंग सरकार ने करों में बेतहाशा वृद्धि की, जैसे नमक कर 2 गुना कर दिया गया। इसी के आड़ में जमींदारों के शोषण में भी वृद्धि हुई। तेंती हुई ने इसके विरोध में आवाज उठाई। बेरोजगार हुए लोग
जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। इस कारण से विद्रोह की स्थिति बनी। इसके पहले 1840 के दशक में भी कुछ विद्रोह हुए थे, लेकिन चीनी अधिकारियों ने इन विद्रोहों को डकैतों की कारगुजारी कहकर खारिज कर दिया। लेकिन वास्तव में ये डकैतियां दमनकारी तंत्र के विरोध में थी, कुछ रॉबिनहुड के स्टाइल में, जहां डकैत सहायता के लिए, गरीब लोगों की सहायता के लिए काम करते थे। ताइपिंग विद्रोह का प्रवर्तक हंग शू चुआन शेन गांव में एक किसान परिवार में जन्मा था और प्रारंभ में यह गांव का ही शिक्षक था। चीन में प्राचीन काल से ही परंपरा थी कि उच्च श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का अधिकारी बनने के लिए लोगों को प्रतियोगी परीक्षा पास करनी होती थी। यह प्रतियोगी परीक्षा सबके लिए खुली थी और इसमें कन्फ्यूशियस के विचारों पर आधारित होती थी। हंग ने भी 4 बार इस परीक्षा को पास करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। द्वितीय असफलता के बाद वो ईसाई प्रोटेस्टेंटों के संपर्क में आया और तृतीय असफलता के बाद उसको मतिभ्रम हो गया और उसने स्वयं को प्रभु यीशु का छोटा भाई बताना शुरू किया। उसने कन्फ्यूशियस पंथ पर जबरदस्त प्रहार करते हुए उसे सामंतों का धर्म बताया। उसके इस प्रहार में उसकी असफलता के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। हंग के कन्फ्यूशियस का विरोध करने के विचारों के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब नौकरी से निकालने के जाने के बाद हंग अपने पड़ोस के क्वांगसी प्रांत चला गया, जहां से उसने चिंग सरकार को चुनौती दी। उसने अनेक विचारोत्तेजक लेख लिखे और पूछा, यदि स्वर्ग के तले सभी एक ही परिवार के हैं, तो सम्राट अकेले सब क्यों हड़प रहे? क्यों नहीं वो सबको उनका हिस्सा दे देते? धीरे धीरे उसका ईश्वर पूजक संघ अर्धसैनिक संगठन के रूप में विकसित होने लगा। जुलाई 1850 में चिन-तेन में हंग के मुख्यालय पर सभी शाखाओं को जमा होने का निर्देश दिया गया। 11 जनवरी 1851 को हंग शू चुआन ने महान शांति के स्वर्गीय राज ताइपिंग तेनक्युओ की औपचारिक घोषणा की, जिसका स्वर्गीय राजा तेनवांग वह स्वयं बना। हंग के नेतृत्व में विद्रोहियों ने प्रारंभ से ही सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्गठन का खाका तैयार कर रखा था। उन्हें तेन तुहुई और सुसान नियांग जैसे नेताओं का समर्थन मिला और विद्रोही बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़े। उन्होंने सबसे पहले युंगान पर कब्जा जमाया और नया कैलेंडर जारी किया, जो चीनी परंपरा के अनुसार नए राजवंश की स्थापना पर जारी किया जाता था। इस नए कैलेंडर में पुराने सभी शुभ अशुभ संबंधी अंधविश्वासी धारणाएं समाप्त कर दी गईं। दक्षिण मध्य चीन की जनता ने ताइपिंगों के समानतावादी संदेशों पर अनुकूल प्रतिक्रिया दी और उन्हें धन और संसाधन दोनों उपलब्ध कराया। मार्च 1853 में इन्होंने चीन की प्राचीन राजधानी नानकिंग पर अधिकार कर उसे नया नाम तेनचिंग अर्थात स्वर्गीय राज की स्वर्गीय राजधानी दिया। यह संगठन, यह विद्रोह सिर्फ विदेशी धर्म को नहीं अपनाया, बल्कि आगे बढ़कर इसने जबरदस्त राजनीतिक स्वरूप प्रदर्शित किया। हंग ने अपने शासन में 5 अन्य राजाओं को हिस्सेदारी थी। ये 5 राजा 4 दिशाओं के थे, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर के राजा, और एक सहायक राजा था। हंग के जो अनुयायी थे वे संयुक्त गैर सैनिक ढांचे में संगठित थे। परिवार बुनियादी इकाई था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी तरह से सहयोग करता था। बुजुर्ग बांस की कील बनाने, खाना बनाने में मदद करते, तो बच्चे वयस्कों को युद्ध में मदद करते थे। टाइपिंग युद्ध के साथ साथ खेती और लोक निर्माण के कार्य भी करते थे। साथ ही शांति काल में नागरिक, न्यायिक, सामाजिक, धार्मिक क्रियाकलाप भी इन्हीं के जिम्मे था।
इन्होंने संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व माना और संपूर्ण संपत्ति और श्रम उत्पादन राज्य की संपत्ति माना और सबको समान लाभ देने का कार्यक्रम तय किया। सामुदायिक जीवन पर बल दिया गया और स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग निवास स्थान की व्यवस्था की गई। स्वर्गीय राज्य की भूमि व्यवस्था का विवरण हमें तेन चाओ तेन मऊ चीतू नामक एक दस्तावेज में मिलता है, जिसके अनुसार संपूर्ण भूमि पर सबका अधिकार है और सब उपज का प्रयोग करेंगे। भूमि को उत्पादकता के आधार पर 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया था और 16 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष को भूमि का हिस्सा दिया जाता था। प्रत्येक परिवार को मिश्रित भूमि दी जाती थी और अतिरिक्त पैदावार सामूहिक भंडार में जमा होता था। चूंकि निजी संपत्ति का विचार ही नहीं था, इसलिए सामंती व्यवस्था भी स्वतः अस्वीकृत हो गई थी। सामुदायिक इस्तेमाल का ताइपिंगो का सिद्धांत नया नहीं था। एक पुराने ग्रंथ चोऊ के कर्मकांड के अनुसार सिन वंश के राजा मांग के शासन में अल्पावधि के लिए सामुदायिक इस्तेमाल का सिद्धांत लागू किया गया था, लेकिन यह एक आदर्श स्थिति थी जो एकाध क्षेत्र में ही लागू थी। लेकिन प्रभावी क्षेत्र में जमींदारी लगभग समाप्त हो गया था। यांगची किसानों ने 3 साल तक लगान नहीं दिया था। साथ ही नानकिन के आसपास के किसानों ने भी लगान देना बंद कर दिया था। स्त्री संबंधी नानकिंगों के विचार सबसे क्रांतिकारी थे। लैंगिक असमानता संबंधी विचार से कन्फ्यूशियस अनजान था। वहीं दूसरी तरफ ताइपिंगों ने स्त्रियों को सेना का भी अंग बनाया, जिनका नेतृत्व हंग की बहन करती थी। युवा लड़कियों और विधवाओं के लिए नकुआर अर्थात महिला आवास कक्ष बनाए गए। पैर बांधने की प्रथा, लोटस फ्रीट, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, बहुविवाह, वेश्यावृत्ति आदि पर रोक लगा दिया गया। यहां तक कि एक अंग्रेज मिशनरी W.Gurhand ने स्वर्गीय राज्य का दौरा करने के बाद कहा था कि सड़क पर चलती हुई स्त्रियां नई बात है, अपने देश की मुझे याद आती है। उन्होंने दास्ता, जुआ, शराब, तंबाकू और अफीम पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। प्रारंभ में नानकिंगों ने हस्तशिल्प सिर्फ सेना के उपयोग के लिए बनाया। व्यापार और वाणिज्य को समाप्त करने का विचार दिया, लेकिन शीघ्र ही उन्हें समझ में आ गया ये एक अयथार्थवादी विचार है और उसे त्याग दिया गया। केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से राजधानी के बाहर मुक्त बाजार की अनुमति दी गई, लेकिन सौदागरों से चिंग सरकार के मुकाबले कम शुल्क लिया जाता था। इस कार्यक्रम के अनेक तत्व क्वांगसी के हक्का समुदाय के प्रारंभिक धर्मांतरितों के जीवन के थे। ये कार्यक्रम क्रांतिकारी थे, परंतु निरंतर युद्ध की स्थिति होने के कारण लागू करने के लिए समय और अवसर दोनों उपलब्ध नहीं था। दूसरी तरफ जनता और नेता के लिए अलग अलग मानदंड थे, लेकिन फिर भी अपने आदर्शवादी कार्यक्रमों के कारण दूसरे किसान आंदोलनों के मुकाबले तथा वंश विरोधी विद्रोहियों की तुलना में यह आंदोलन विशिष्ट था। इसलिए इसके अनुयायियों के धर्मांध उत्साह और निष्ठा ने उन्हें अंत तक प्रेरित किए रखा। इस विद्रोह की प्रकृति की अगर हम बात करें तो इस विद्रोह के दौरान पश्चिमी ताकतें भी दक्षिणी चीन में अपनी जड़ें जमा रही थी, जिन्होंने इसके अनेक पक्षों पर प्रभाव डाला। सर्वप्रथम ताइपिंग युग के प्रवर्तक हंग शूचुआन पर पश्चिमों के धार्मिक विश्वास का प्रभाव पड़ा था। ताइपिंगों के पहले भी अनेक किसान विद्रोहियों ने कन्फ्यूशियस विरोधी और समानतावादी कार्यक्रम अपनाए थे, लेकिन ताइपिंगों के धार्मिक विश्वास ने इसे अधिक तीखा और दुराग्राही बना दिया। भाईचारा और समानता के विचार को भूमि वितरण एवं सामुदायिक स्वामित्व के ठोस कार्यक्रमों के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया गया। सामाजिक बुराई यथा अफीम, धूम्रपान, जुआ, वेश्यावृत्ति आदि को मिटाने का जुनून इस आंदोलन की एक और विशिष्टता थी। इसके प्रवर्तक
अपनी दहलीज पर मौजूद पश्चिमी ताकतों के खतरे से भी वाकिफ थे। ताइपिंग विद्रोह मात्र वंश बदलने वाला एक परंपरागत विद्रोह नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा विद्रोह था जिसके पास एक दृष्टि, सामाजिक संदेश और व्यापक सुधार कार्यक्रम थे। यह चीनी इतिहास के अनूठे संक्रमणकालीन दौर की देन था और इसी कारण इसे क्रांति कहा गया। चीन के साम्यवादी इतिहासकारों ने इसे आधुनिक चीन के इतिहास में क्रांति का महान ज्वार भाटा कहा। यह विद्रोह अपूर्व सामाजिक और आर्थिक संगठन में जकड़े एक ऐसे समाज का प्रतिरोध था जिसमें जनता के पास अपने असंतोष और निराशा को व्यक्त करने का एकमात्र विकल्प व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करना था। और नानकिंग ताइपिंग विद्रोहियों ने इस एकमात्र विकल्प का बखूबी प्रयोग किया था। इस टॉपिक पे हमारे पास जो संभावित प्रश्न बनते हैं, पहला, टाइपिंग विद्रोह के विषय में आप क्या जानते हैं? दूसरा, इसमें टाइपिंग विद्रोह के कार्यक्रम और प्रकृति के विषय में बताना है। टाइपिंग विद्रोह अपने कार्यक्रम के कारण विशिष्ट प्रकृति का था। दूसरा प्रश्न हो सकता है कैसे? इस कार्यक्रम में हमें टाइपिंग विद्रोह के कार्यक्रमों पर फोकस करना है और उसके बाद उस विद्रोह की विशिष्टताओं को दूसरे विद्रोह से तुलना कर बताना है कि इसकी जो लक्षण थे वो अलग है। इसी तरह एक तीसरा प्रश्न हो सकता था, टाइपिंग विद्रोह को क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई है, क्यों? वास्तव में टाइपिंग विद्रोह को क्रांति की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि इस विद्रोह के जो कार्यक्रम थे वो अत्यंत क्रांतिकारी थे। उन्होंने चीन में जबरदस्त प्रभाव डाला और आने वाले वर्षों में 19वीं शताब्दी में जब चीन में आंदोलन हुए तो उन्होंने सिद्ध किया कि उन आंदोलनों की बीज जो है वो टाइपिंग विद्रोह में ही मौजूद था। धन्यवाद।